नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो सीपीईटी ओडिशा का 2 दिन पहले भी पेपर कंडक्ट हुआ था। उसका पेपर का सोल्यूशन लाई हूँ, जो कि आपके सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कल आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए, और जिनका एग्ज़ाम था वो भी सोल्यूशन को देख के अपने क्वेश्चन को मिला ले कि उन्होंने क्या आंसर किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और भी जो आपके एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो हेल्प है वो मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इफ़ द मार्केट सप्लाई कर्व फॉर अ प्रोडक्ट शिफ्ट राइटवर्ड, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ शिफ्ट? यानी आपका जो मार्केट सप्लाई कर्व है, सपोज कि दिस इज़ अवर डिमांड कर्व एंड दिस इज़ अवर सप्लाई कर्व, है ना। अब क्या बोल रहा है कि ये आपका शिफ्ट कर रहा है राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इस तरीके से ये शिफ्ट कर रहा है। तो इसका बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आप क्या दे सकते हो? तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। क्या रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है? नहीं। देखिए, आपका सप्लाई कर्व यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं आपका जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बढ़ा है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की जो प्राइस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स एंड दैट प्रोडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या आपका टैक्स बढ़ा है? गवर्नमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन किया गया है टैक्स का। या फिर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक दैट मेक्स प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी चीपर। क्या न्यू टेक्निक बनाया दिया गया है? या फिर एडवर्टाइजिंग कंपेन दैट सक्सेसफुल प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कॉस्ट कम लग रही है और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नई टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज़ द एरिया। कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पर होता है? तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, यहाँ पर आप देखते हो, ठीक है। तो दिस इज़ और प्रोड्यूसर सरप्लस, है ना। यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस होता है एंड कंज्यूमर सरप्लस ये होता है। क्लियर? तो क्या कौन से रीजन में होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। ठीक है, यहाँ पर डिमांड कर्व के नीचे होता है एंड अबव द प्राइस। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस को उसने पूछा है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स मीन्स? मार्जिनल का मतलब क्या होता है आपका? तो यहाँ पर ऑप्शन ए एडिशनल होता है। ठीक है। व्हेन कंज्यूमर सीक्स टू द डिफरेंट exclusive by demanding less of the commodities as more people consume it, this phenomena is known as। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। याद रखिएगा, ये पार्ट आप ज़रूर अपने CUET के लिए भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर बनेगा। तो कंज्यूमर जो है सीख करता है डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव बाय डिमांडिंग लेस ऑफ द कमोडिटी एज मोर ऑफ द पीपल कंज्यूमिंग। जैसे ही ज़्यादा लोग जो है कंज्यूम करने लगते हैं, उसको उसकी डिमांड कम कर देता है। क्योंकि स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो कमोडिटी होती है वो क्या होती है आपकी एकदम यूनिक होती है ना, फिर तब जाके वो कंज्यूमर उसकी डिमांड करता है। जब वो ज़्यादा महंगी होती है तो उसकी डिमांड भी हाई रहती है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास उसने मतलब वो कमोडिटी पहुंच चुकी है, तो उसकी डिमांड वो कम करने लगता है। तो ये कौन सा इफेक्ट होता है? स्नॉब इफेक्ट। जबकि बैंडवैगन इफेक्ट में हम इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं अपने दोस्तों को या फिर अपने बगल वाले को, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ए होगा। कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट। कौन सा ऐसा कॉस्ट होता है जो आउटपुट आपका होता है उसके अनुसार चेंज नहीं होता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ओके। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? क्या चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट? येस इट इज़। यहाँ पर तो करेक्ट है ये। टोटल वेरिएबल डिवाइडेड बाई आउटपुट, ये भी सही है। तीसरा है आपका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट डिवाइडेड बाई मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। तो यहाँ पर सारा ऑप्शन जो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द टाइप ऑफ डिसीजन अ फर्म हैज़ टू मेक डिफरेंट इन शॉर्ट run than in the long run. Which of the following is the example of perfectly competitive firm long run decision? तो यहाँ पर आपका क्या होगा?
याद रखिएगा सी वाला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहा है। द टाइप ऑफ डिसीजन फर्म हैज़ टू मेक डिफरेंट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में डिफरेंट डिसीजन होगा, बिकॉज द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लॉन्ग रन डिसीजन। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस देखेगा, उसके हिसाब से वो करेगा। याद रखिएगा कि एडवर्टाइजमेंट होता ही नहीं आपके परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ओके। तो आपका यहाँ पर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेबर फॉर द फर्म। आपका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है डी है आपका करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉर अ फर्म क्या होगा? विल इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ द फर्म आउटपुट इंक्रीज। आउटपुट जब बढ़ेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। द फर्म डिमांड कर्व ऑफ द लेबर, इसी को हम लोग फर्म के डिमांड कर्व भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा विल डिक्रीज इफ द फर्म हायर्स मोर लेबर, और ये डिक्रीज़ करने लगता है जैसे जैसे हम ज़्यादा लेबर को हायर करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? तो आप सभी को पता है एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। द इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा डी होगा, नॉट अफेक्टेड बाय टेक्निकल प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन, क्योंकि इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व की हम बात कर रहे हैं। अगर ज़्यादातर होगा तो तब इफेक्टेड होगा, पर यहाँ पर आपका जो है इंडिविजुअल लेबर सप्लाई नॉट इफेक्टेड बाय टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है मूविंग अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व, दैट इंडिफरेंस कर्व के अलॉन्ग हम जब मूव करते हैं तो आपका क्या होता है? कंज्यूमर डू नॉट प्रेफर वन कंजप्शन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा डी वाला, ठीक है, बिकॉज वन पॉइंट इज़ क्या होता है आपका? हायर एंड अदर इज़ लोअर, है ना। यहाँ पर आपका देखते हो ना, एक हायर होता है एक लोअर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व। यहाँ पर दिया है इसका स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर लोगे। जैसे आपका y दिया है इक्वल्स टू 9x² प्लस 7x के पावर में 4, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy/dx करोगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 18x प्लस 28x क्यूब आ जाएगा, क्लियर। अब आप इसमें x की वैल्यू पुट कर लो, तो x की वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पर आपका बनेगा, रुकिए इसको लिख लेते हैं आपको, 18 इंटू 1 प्लस 28 इंटू 1 क्यूब, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा आपका 46, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 46, ऑप्शन सी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दिया है तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसके बाद आपको आंसर निकालना, एक्स की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट हमारा है ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन टू सोसाइटी वेयर। तो आपका कहाँ होगा? तो बेनिफिट इक्वल्स टू कॉस्ट, जब आपका बराबर होता है तो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिनल बेनिफिट ऑफ पोल्यूशन इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन यहाँ पर आपका सेम ऑर्डर का होगा तो क्या होगा? क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें तो अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका b डैश a डैश, ठीक है। अब a की वैल्यू सपोज आप ले लेते हो 2 1 3 2, b की वैल्यू ले लेते हो आप 1 3 3 1, ठीक है। अब आप जो है a इंटू बी निकाल लो, ठीक है, a इंटू बी डैश निकाल लो। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना होगा इस जो है मैट्रिक्स को 2 1 3 2, क्लियर, और इंटू 1 3 3 1, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो a इंटू बी आपका आ जाएगा 5 7 9 11, ठीक है। और आप इसको चेंज कर लो, जो है आप ट्रांसपोज कर लो उसको, डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 5 9 7 11, ठीक है, 5 9 7 11, ठीक है। अब सेम मैट्रिक्स आप जो है रख लो
उसमें क्या बोलते हैं, आप ट्रांसपोज करके पहले बी डैश निकाल लो और ए डैश निकालो। सपोज़ ये ए है और ये हमारा बी है, तो बी डैश अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा 1331 सेम रहेगा। और ए डैश रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, ए डैश तो हमारा आएगा 23 और आपका कितना जाएगा 2312, ठीक है 2312। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा बी वाला बनेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सा यहाँ पर आपका ट्रू नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव, कभी भी नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। आपका जो है मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है, ये कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है। पर याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव को फॉलो करता है, ठीक है। आप ये रूल्स को पक्का याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए अब इसको ट्रांसपोज करके निकालना है। तो अब इसको देख लेते हैं, बिकॉज सिमेट्रिक है तो यहाँ पर आपका ए का वैल्यू सपोज ले लो तुम 2 2 2 2, ठीक है। आप ए डैश निकाल लो तो विच इज़ फिर से आपका आ जाएगा 2 2, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है एट अ प्राइस ₹11, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड इज़ 19, द प्राइस ₹9, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 110, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़। तो यहाँ पर जो है आपका P1 का वैल्यू जो है 11 दिया है, ठीक है। P2 का वैल्यू आपको दिया है 9 एंड Q1 की वैल्यू है 90 एंड Q2 की वैल्यू है 110, ठीक है। आपको इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता है, डेल्टा Q डेल्टा अपॉन P इंटू P1 इंटू Q अपॉन Q1। अब फॉर्मूले पे आप पुट कर लो, तो यहाँ पर आप रखोगे 110 माइनस 90 अपॉन 9 माइनस 11 इंटू 11 अपॉन 90। जब इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा आंसर आपका -1.22। क्लियर। तो ये हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला। नेक्स्ट हमारा नेसेसिटीज़ हैव डैश इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 एंड +1। तो क्यों होता है ऐसा, तो नेसेसिटी गुड जो होता है ड्यू टू एडिटिव इन नेचर, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं आपके एडिक्टिव इन नेचर है, इस वजह से हो रहा है। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा 0 + 1 इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर हम नेसेसिटीज़ की बात कर रहे हैं विच इज़ डिपेंड्स अपॉन योर इनकम, है ना, इनकम पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जीडीपी और नेशनल इनकम ऑल्सो नोन एज एनएनपी, किस पे हम लोग कहते हैं उसको, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आपकी जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। व्हाट आर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस इनपुट US डॉलर इन ट्रिलियन फॉर इकोनॉमी XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, उसको लिख लीजिएगा, C + I + G + X - M which is net export and net factor income from abroad, ठीक है। ओके अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन है आप उसको पुट कर लो, ठीक है। कंजप्शन की वैल्यू, गवर्नमेंट की वैल्यू, आई की वैल्यू, डिप्रेशन की वैल्यू, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबकी वैल्यू गिवन है। आप जो है इसको पुट करो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 + 14 + 24 प्लस आपका 4 हो जाएगा। एन आपका नेक्स्ट है हमारा NF मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज़ F माइनस हम लोग क्या कहते हैं उसको, आपका D, ठीक है। तो आप इसको रख लोगे तो वहाँ पर आ जाएगा आपका विच इज़ 1 - 3, ठीक है। डॉलर्स में है आपका F एंड D, देखो फॉरेन यहाँ पर है ना F और D, क्लियर। तो यहाँ पर आप लिखोगे तो 52 - 2 = हो जाएगा 50, मतलब $50 आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन में हाँ ठीक है $50 है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है फॉर्मूला, C + I + G + X - M विच इज़ नेट एक्सपोर्ट + नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
ये हमारा होता है F माइनस डी। क्लियर? तो बस आप रख लो वैल्यूज़ गिवन आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व्स। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इनकम होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22 का देख लेते हैं। इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर मॉनेटरी फेनोमेना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपका फ्रिडमैन के द्वारा कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी। तो कौन सा जो है इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी करता है? इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। जैसे बढ़ता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी बढ़ जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 24 का देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होल्डिंग मनी इज डिटरमाइंड बाई। तो कैसे आपका डिटरमाइन होता है? इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग मनी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। द वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया? आपके जेम किन्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 इन इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबल फ्रॉम द चेंज इन मनी सप्लाई द नॉमिनल वेरिएबल इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 26 का हो जाएगा, इसको हम लोग क्लासिकल डाइक्रोमी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मनी सप्लाई मेजर्स अडॉप्टेड इन 1977। तो कौन सा अडॉप्ट किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। M4 इक्वल्स टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। इंडिया इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय। किसके द्वारा जो है आपका इन्फ्लेशन जो है मेज़र किया जाता है? तो होल सेल प्राइस इंडेक्स के हेल्प से मेज़र किया जाता है। विच काइंड ऑफ डिमांड फ्लक्चुएट्स द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा डिमांड फ्लक्चुएट करता है? तो 29 का करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला, डिमांड फॉर फर्म एंड इन्वेस्टमेंट गुड। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। द शॉर्ट रन microeconomics analysis demand is often viewed as a driving force. Which component of total demand is often regarded as being independent of economic condition, thus exogenous in the model? इसमें exogenous आपका मॉडल में क्या है? तो 30 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स रिसिप्ट जो है आपका एक्सोजिनस होता है। ठीक है, बिकॉज टैक्स रिसिप्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, दस इट इज़ एक्सोजेनस इन द मॉडल। यानी आपका जो टैक्स रिसिप्ट होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन डिफाइंड एज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज इंक्रीजिंग। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन फिर से एक बार रीड मार लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन डिफाइंड द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज़ इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा, यहाँ पर आपका, क्योंकि हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू डिफरेंशिएट है ना, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर हम जो है उसको फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पर बनेगा आपका -2x। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? 4 जो है 4 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर -8 बनेगा, -8x सॉरी, एंड यहाँ पर आपका बनेगा 2x। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? नॉन नेगेटिव ना, ये नॉन नेगेटिव हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक बार आप मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 32। इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल। क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब आपका इंक्रीज़ करता है तो लिट्स द कंजप्शन फंक्शन बिकम स्टीपर। यहाँ पर हम जो है कंजप्शन फंक्शन को कैसा देखते हैं? स्टीपर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। द कीनेशियन कंजप्शन फंक्शन इज़, यहाँ पर हो जाएगा आपके 33 का। तो यहाँ पर दिया है, ठीक है, वैल्यू C इक्वल्स टू 10 प्लस 0.8 YD एंड देन डिस्पोजेबल इनकम आपका गिवन है 1000। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ पर C की वैल्यू है 10 प्लस 0.8 YD एंड YD की वैल्यू है 1000। तो हमें APC की वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो टोटल कंजप्शन आप निकालोगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल YD की वैल्यू आप पुट कर लो, तो कंजप्शन की वैल्यू हमारी बन जाएगी 810। आपको पता है APC क्या होता है? APC हमारा होता है
कंजप्शन अपॉन इनकम। अब कंजप्शन हमारा 810 है, इनकम हमारा 1000 है, डिवाइड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.81। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शनरी एंड और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी और आपकी जब कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है तो IS क्या होता है, चेंज आपका चेंज होता है। ठीक है, IS शिफ्ट होता है एंड फिर आपका क्या होता है, मूव अलोंग द LM कर्व। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। डिवाइडिंग नॉमिनल वेज W बाई लेबर प्रोडक्टिविटी यील्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल यूनिट ऑफ लेबर कॉस्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36। द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज़ अ वर्टिकल विच इंडिकेट, लॉन्ग रन अगर फिलिप्स कर्व आपका वर्टिकल है इसका मतलब क्या है, तो कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता है लॉन्ग रन में, इसकी वजह से ऐसा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो देर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व आप सभी को पता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का ट्रेड ऑफ होता है। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है यहाँ पर, तो फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देखने के लिए मिलता है। आप सभी को पता है बिजनेस साइकिल में अगर आप इस साइकिल को ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से आप देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रॉस्पेरिटी होती है, दिस इज़ बूम, है ना, उसको हम लोग पीक कहते हैं। फिर हमारा जो होता है रिसेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आपका डिप्रेशन, और फिर हमारा उससे सबसे वर्स्ट स्थिति आती है ट्रफ का, फिर हम रिकवर करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। द इकोनॉमी इज सेट टू बी ओवर हीटेड एट डैश फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पीक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट्स अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू द दैट किन्स, तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, एडम स्मिथ का। ठीक है, द किन्स जो है इनका शॉर्ट रन पे था, वाइल जो आपका स्मिथ थे, जो किन्स आपके फोकस करते हैं वो आपके शॉर्ट रन पे फोकस करते हैं, जबकि स्मिथ आपके किस पे फोकस करते हैं, लॉन्ग रन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, मेजर एट्रीब्यूट क्या है आपकी कोरिलेशन एनालिसिस का, तो ये क्या करता है, एसोसिएशन दिखाता है अमॉन्ग वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, कोरिलेशन क्या करता है, एसोसिएशन दिखाता है। नेक्स्ट है, हाउ इज़ रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल, रैंडम सैम्पलिंग कैसे आपका हेल्पफुल होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपका रीजनेबली एक्यूरेट होता है, एन इकोनॉमिकल मेथड होता है डाटा कलेक्शन का, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। व्हाट डज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच एक्चुअली डील विथ, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच किसके लिए होता है, तो लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वीसस सर्कल थ्योरी इंडिकेट दैट, क्या इंडिकेट करता है, तो ये पॉवर्टी परपेचुएट इटसेल्फ इन रीइंफोर्सिंग विथ द वे बोथ डिमांड एंड सप्लाई साइड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज़ राइट, बैलेंस ग्रोथ के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर्स। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट हमारा है वन क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट लेवल यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक डिवाइड्स कंट्रीज इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ GNP पर कैपिटा दे आर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 45 का। इसको ज़रा आप लोग आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, इसका मुझे पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 46। द क्वेश्चन एयर दैट ऑफर्स नो स्कोप फॉर एनी रिस्पोंडेंट ओन व्यू इज़ कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्लोज एंडेड व्यू होता है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। पैलिगेरियन इज रिसर्च इज़, यहाँ पर कैसा रिसर्च इनका, तो कॉपिंग अनस्क्रप्चुलरी एंड मेकिंग यूज़ ऑफ इट, यानी यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं आपके पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन क्वेश्चनियर, कौन सा स्टेप है आपका क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करने का, तो राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम ऑफ द स्टडी, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके CUET के सिलेबस का नहीं है, सॉरी वेट, ये क्वेश्चन में क्योंकि अभी नीचे कोड दिया है तो कोड के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन
क्वेश्चन ईयर को बनाने के लिए क्या आपका स्टेप्स रिक्वायर्ड होता है। तो याद रखिएगा, राइटिंग पहले हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम को राइट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं करंट लिटरेचर को, एंड फिर क्या करते हैं, प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चन ईयर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है 48 का, विच इज़ ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मार्क्ड बाय फ्यू की इंडस्ट्रियल ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर जो है आपके क्या बोलते हैं हम लोग, टेक ऑफ, सॉरी, यहाँ पर टेक ऑफ बोलते हैं। द रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस इम्प्लाइज व्हेन माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी चेंजेस। तो यहाँ पर क्या होगा, द वे एक्सपेक्टेशन आर फॉर्म्ड विल चेंज। नेक्स्ट हमारा है, इफ़ द राइजेज द एक्सपेक्टेशन प्राइस लेवल रिजल्ट टू इमीडिएट इक्वल राइज इन वेज एंड प्राइस देन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कॉज। अगर आपका प्राइस लेवल एक्सपेक्टेड राइज हो रहा है, इमीडिएट आपका इक्वल राइज इन जो है वेजेस भी हो जा रहा है, प्राइस भी हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर सकती है। तो 51 कहाँ पर हो जाएगा, ए वाला, द एग्रीगेट डिमांड जो होगा आपका शिफ्ट करेगा, राइट, एंड आपका जो आउटपुट इंक्रीज होगा ओनली इफ़ द पॉलिसी इज़ एंटिसिपेटेड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज़ रिकॉर्डेड अंडर डैश ऑफ डैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट में होता है मशीनरी का, तो यहाँ पर याद रखिएगा डेबिट साइड करंट अकाउंट। मुंडल मॉडल, ये देखिए आपके सिलेबस में है CUET के। तो मुंडल मॉडल डैश बैलेंस रेफर्स टू इक्विलिब्रियम इन बैलेंस पेमेंट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटरनेशनल। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्टेड इन, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि 1929 में, तो USA। विच 5-year प्लान हैड प्राइमरली गोल टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। तो कौन से वाले 5-year प्लान में बोला गया था, थर्ड, जो कि फ्लॉप हो गया था आपका 1961 to 66, क्योंकि इसी वाले प्लान में हमें 3 प्रॉब्लम देखने के लिए मिले थे। एक हमारा इंडो चाइना वॉर, फिर पाकिस्तान, फिर हमने फेमाइन भी देखा था। 56 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी वाला, गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है वो नहीं होता है नीति आयोग के इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अजम्पशन ऑफ हैरोड-डोमर मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैरोड-डोमर मॉडल से अजम्पशन से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं आपके। तो यहाँ पर जो है 57 का हैरोड-डोमर मॉडल का फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो, वेरिएबल मार्जिनल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कि यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी लिया गया है, फिर कैपिटल इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आप लोग इसको, यहाँ पर नहीं क्वेश्चन में पूछा गया, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करिए 57 का। वैसे तो आंसर आपका ईजी है, सामने ही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा डी वाला होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मत करिए, पर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो आपके हैरोड-डोमर मॉडल में फिक्स कैपिटल आउटपुट रेशियो लिया गया है, वेरिएबल एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड क्लोज्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट लिया गया है। मार्क्स अट्रीब्यूट द कैपिटलिस्ट क्राइसिस टू, कहाँ पर होता है आपका, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन बी करेक्ट है। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। कौन सा यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नहीं है, तो फ्री हायर एजुकेशन इसका गोल नहीं है, नॉट। अब जो है यहाँ पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है, जो राइज हो रहा है सी लेवल। लॉरेंज कर्व शोज़ क्या दिखाता है आपका लॉरेंज कर्व, तो पैटर्न ऑफ पॉवर्टी बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर चेंज इन GDP पर कैपिटा ओवर टाइम, या फिर पोरेस्ट इनकम शेयर फॉल इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, या फिर इनकम कंसंट्रेशन रिलेटेड टू 45 डिग्री लाइन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 62 देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन प्री इंडस्ट्रियल स्टेबल पॉपुलेशन कैरेक्टराइज हाई बर्थ डेथ रेट and later modern stable population marked by low fertility and mortality is known as, को हम लोग क्या बोलते हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसको मैंने कल करवाया भी था वीडियो में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या है इंडिया का, तो 63 का याद रखिएगा कि इंडियन रेलवे। टू कैलकुलेट मीडियन ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज
अरेंज्ड इन, या फिर आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना चाहिए, ठीक है। चलिए 65 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज एनालिसिस टू रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विद हेल्प टू प्रोवाइड अ प्रेडिक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, याद रखिएगा कि रिग्रेशन, ठीक है। 65 का आपका हो जाएगा वेट। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोरिलेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वैल्यू आर का बी एक्स वाई एंड बी वाई ऑन एक्स, या फिर हम लिखते हैं इसको R1 इंटू R2। तो आप लिखोगे रूट 0.5 इंटू 0.45 विच इज़, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.47 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 47 तो दिया नहीं है, ठीक है। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को शायद चैलेंज करना होगा, देख लीजिएगा आप लोग, एक बार फाइंड कर लीजिएगा, रूट में ही निकालना होता है। द फिशर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर, तो हम लोग कौन से फिशर के हेल्प में तो करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करते हैं। इंडेक्स नंबर से भी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडेक्स नंबर दैट यूज टू मेजर चेंज इन टोटल मनी वैल्यू, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका सी, वैल्यू इंडेक्स नंबर उसको हम लोग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर सेंसस 2011 द स्टेट हैज़ मैक्सिमम डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में आया है, तो 69 का हो जाएगा आपका ए, राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका HDI जो है यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी यहाँ पर नहीं होता, जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम HDI में आपका है। क्लियर। चलिए, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया पेपर का, आपके CPET का, उड़ीसा के पेपर का, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी। तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, जिससे कि हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।